जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेलुकस की गुलामी से मुक्त किया। प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करते थे। द्वितीय प्रशासनिक समिति विदेशों की देखरेख करते थे। तृतीय प्रशासनिक समिति जन्म मरण का विवरण रखते थे। चतुर्थ प्रशासनिक समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करते थे। पंचम प्रशासनिक समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करते थे। षष्ठ प्रशासनिक समिति बिक्री कर वसूल करते थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करते थे। द्वितीय सैन्य समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करते थे। तृतीय सैन्य समिति पैदल सेना की देखरेख करते थे। चतुर्थ सैन्य समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करते थे। पंचम सैन्य समिति गज सेना की देखरेख करते थे। षष्ठ सैन्य समिति रथ सेना की देखरेख करते थे। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महात्म्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा आहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं 7वां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या
इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग एवं कन्नव राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसे मगध पर शुंग राज्य शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातवाहन को आंध्र वंश भी कहते हैं और प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के शीशे के ही बने थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शुरुआत की। भूमि दान देने का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि
ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहक शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी वंश, कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर में है, जो उड़ीसा में है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव, फिर कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी यानी सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटिआल्कीडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शासन का साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया।